हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज है हमारी सीरीज़ का डे 1 और आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ दो बिजनेसेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला बिजनेस है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और दूसरा बिजनेस है नामची डिज़ाइनर कैंडल्स, सिक्किम। टाटा ग्रुप के बारे में आपने और मैंने हम सब ने सुना है। टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस ग्रुप है और एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस है। वहीं बात करते हैं नामची डिज़ाइनर्स की, तो ये एक सिक्किम बेस्ड स्मॉल स्टार्टअप है जो कि डिज़ाइनर वैक्स कैंडल्स बनाता है। 100% विमेन वर्कफोर्स के साथ ऑपरेट करता है और एक सक्सेसफुल बिजनेस है जिसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इन दोनों बिजनेसेस में ऐसा क्या कॉमन है जो ये दोनों अपनी अपनी फील्ड्स में इतने सक्सेसफुल हैं। सो गाइस, द आंसर इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट। सो हियर वी आर। Management is the process of working with and through others to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment, or you can say in the dynamic environment. अब इस डेफिनेशन को अगर सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन किया जाए तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एक डायनेमिक या चेंजिंग एनवायरनमेंट में। अब इस डेफिनेशन को पढ़ के हमें ये तो समझ आया कि मैनेजमेंट होता क्या है, लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। सो लेट्स डिस्कस दिस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस मीन्स द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो प्रोसेस वो फंक्शन या एक्टिविटीज हैं जो किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट जो मैनेजर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस के टास्क हैं, उनको कंप्लीट किया जा सके। सिंपली प्रोसेस एक सीरीज ऑफ टास्क्स होता है। पहला टास्क, दूसरा टास्क, जब इन सबको हम इंटरलिंक करते हैं तो एक कंप्लीट प्रोसेस बनता है। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। लेट्स से एक फैक्ट्री है जिसमें एक सुपरवाइजर है मिस्टर जेड। 3 फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ए, बी और सी। मिस्टर जेड इन्हें कहते हैं कि आपको आज शाम को 5 बजे तक मेरे को 100 बॉक्सेस प्रिपेयर करके देने हैं, 100 कार्डबोर्ड के बॉक्सेस, और जो मार्केट कॉस्ट है एक बॉक्स बनाने का वो है ऑन एन एवरेज 15 रुपीज़। ये तीनों टास्क को स्टार्ट करते हैं। शाम को 5 बजे जब ये रिपोर्ट देने मिस्टर जेड के पास जाते हैं तो ए कहता है कि सर, मैंने आज 150 बॉक्सेस बना दिए हैं, लेकिन मुझे एक बॉक्स बनाने की कॉस्ट आई है 20 रुपीज़। बी कहता है कि सर, मैं 80 बॉक्सेस ही बना पाया हूँ, लेकिन मुझे एक बॉक्स बनाने की कॉस्ट आई है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़। वहीं जब सी से पूछा जाता है तो सी कहता है कि सर, मैंने 100 बॉक्सेस बनाए दिए हैं और मुझे एक बॉक्स बनाने की कॉस्ट आई है 15 रुपीज़। मिस्टर जेड जो है वो सी को अप्रिशिएट करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों? अगर हम सिंपली देखें तो ए ने 150 बॉक्सेस बनाए हैं, यानी कि उसने टारगेट से बहुत ज़्यादा बॉक्सेस बनाए हैं। वहीं जो बी है उसने सिर्फ 10 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से बॉक्सेस को बना दिया है, जबकि मार्केट कॉस्ट 15 रुपीज़ है। वहीं जो सी है उसने 100 बॉक्सेस बनाए और 15 रुपीज़ में, यानी कि सी जो है वो इफ़ेक्टिव
और एफिशिएंट दोनों है। उसने जो सेट टारगेट था उसको अचीव किया मार्केट की जो एवरेज कॉस्ट है उसमें। इसीलिए मिस्टर जेड ने सी को एप्रिशिएट किया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इन दोनों का मतलब क्या है। सो इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. So it is concerned with end result. यानी कि इफेक्टिवनेस जो है वो टाइम बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अगर हम किसी भी टास्क को टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं तो यानी हम इफेक्टिव हैं। वहीं एफिशिएंसी जो है वो एक कॉस्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अगर मिनिमम कॉस्ट में हम किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं तो कहा जाएगा कि हम एफिशिएंट हैं। ये जो है ये इफेक्टिव तो है क्योंकि इसने 100 नहीं 150 बॉक्सेस बनाए हैं, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है। वहीं जो बी है वो एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जो सी है, सी जो हमारा है ये इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों है। अब बात हम ये करते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में से इम्पॉर्टेंट कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। सो जनरल सर्कमस्टांसेस में हमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों के बीच बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, वो तभी अचीव होगा जब हम अपने सेट टारगेट्स को टाइमली और मिनिमम कॉस्ट में अचीव करेंगे। लेकिन कई बार ऐसे अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जैसे कि पावर फेलियर हो गया या मशीन फेलियर हो गया, जहां पर हम अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पाते। तो उस केस में हमें इफेक्टिवनेस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बशर्ते हम एफिशिएंसी पर ध्यान दें। रीज़न उसके पीछे ये होता है कि अगर हम अपने सेट टारगेट्स को मीट नहीं कर पाएंगे तो हमारी मार्केट सप्लाई जो है प्रोडक्ट्स की वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाएगी, और अगर मार्केट में हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो कंज्यूमर जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स पर स्विच कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू डैमेज होगा। तो जनरल सर्कमस्टांसेस में हमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच बैलेंस बना के रखना होता है। वहीं अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, वहाँ पर हम इफेक्टिवनेस को ज़्यादा वेटेज देंगे और एफिशिएंसी को कम। Now, coming to the next concept, characteristics of management. So, what are the characteristics या qualities or you can say traits of management? तो सबसे पहला जो ट्रेट है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे कोई ना कोई गोल या ऑब्जेक्टिव या एम होता है। मैनेजमेंट जो है वो उस गोल को अचीव करने में हमें हेल्प करता है। वो जो लोग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस हैं, जो मशीनरीज हैं, उन सबको इंटीग्रेट करता है, उन सब के बीच कोऑर्डिनेशन लेकर आते हैं और अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, ब्रॉड गोल है, उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल पर अवेलेबल है। साथ ही मैनेजमेंट हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रेजेंट होता है। बात करें हम किसी फैक्ट्री यूनिट की या किसी बड़ी एमएनसी की या किसी एनजीओ की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट अवेलेबल होता है। वैसे ही मैनेजमेंट टॉप लेवल पर भी होता है, मिडल लेवल पर भी होता है और लोअर लेवल में भी होता है। बात करें हम तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नाउ इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग। कोई भी मैनेजमेंट सबसे पहले प्लानिंग करता है। वो प्लान करता है कि हमारा आखिर पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। एक बार प्लान जब सेट हो जाता है तो उसके बाद मैनेजमेंट करता है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है
कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या वो डिविजनल स्ट्रक्चर होगा या फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, क्या वो टॉल स्ट्रक्चर होगा या ब्रॉड स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद मैनेजमेंट जो है ड्यूटीज असाइन करता है, हर पोजीशन को डिसाइड करके ये उस पोजीशन से रिलेटेड ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स को असाइन करता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है स्टाफिंग का। स्टाफिंग में बेसिकली हम लोग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट पोजीशंस होती हैं उसे फिल किया जाता है। स्टाफिंग के बाद जो फोर्थ स्टेप है मैनेजमेंट प्रोसेस का वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि है मैनेजमेंट सुपरविजन का, लीडरशिप का, मोटिवेशन का एंड कम्युनिकेशन का। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना बना ले, कितना भी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों ना बना ले, कितने भी एफिशिएंट और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ना ले आए, जब तक एम्प्लॉयज़ को सुपरविजन नहीं मिलेगा, उनसे चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा उनके काम के लिए, तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एट लास्ट जो फाइनल स्टेप है वो है कंट्रोलिंग का। इस स्टेज में मैनेजमेंट जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता है ऑर्गेनाइजेशन की, और उसको जो सेट प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशन का उससे मैच करता है। कोई भी डेविएशन होता है उसको फाइंड आउट करता है और दोबारा से नए प्लान्स को क्रिएट किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग, स्टाफिंग से डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग से कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग से फिर से प्लानिंग पर हम पहुंचते हैं। अब बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल से नहीं बनती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्स इंडिविजुअल्स काम करते हैं जो अलग अलग रीजन, रिलीजन, बैकग्राउंड, स्टेट, सोसाइटी या हो सकता है अलग कंट्रीज से भी आते हैं। तो मैनेजमेंट बेसिकली इन सभी लोगों को एक ग्रुप में इंटीग्रेट करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाने का काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि मैनेजमेंट में टीम वर्क इम्पॉर्टेंट है, एक इफेक्टिव सुपरविजन इम्पॉर्टेंट है ताकि डाइवर्स इंडिविजुअल्स को एक ग्रुप बनाया जा सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, क्योंकि एक बिजनेस एक डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। डायनामिक एनवायरनमेंट मींस कि जो एनवायरनमेंट एक स्टैटिक एनवायरनमेंट नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि मार्केट में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, नए नए इंडस्ट्रीज आ रही हैं, नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं, हर एक सेक्टर में नए प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट कंज्यूमर को है। लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और डायनेमिक एनवायरनमेंट है, क्योंकि जब भी कोई नया प्लेयर मार्केट में एंटर करेगा तो आपको उस प्लेयर को एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर उसमें क्या एडवांटेज, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या ट्रेड, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने कॉम्पिटिटर का भी स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है, यानी कि उसके स्ट्रेंथ, उसके वीकनेसेस, उसके अपॉर्चुनिटी, विच मीन्स कि बिजनेस एक डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है जहाँ पे सिचुएशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट को एक डायनामिक फंक्शन कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की। तो मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को आप या हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लाइक आपके स्कूल का एग्जांपल ले तो स्कूल में एक पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ होता है। आपका एक फिक्स टाइम टेबल होता है, आपके यूनिट टेस्ट का, हाफ ईयरली एग्जाम्स का, प्री बोर्ड एग्जाम्स का एक शेड्यूल होता है, और पूरा साल आपका प्री प्लान्ड होता है। ताकि इसका रीज़न ये होता है ताकि पूरे ईयर में आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी है ये सब फिक्स हो पहले से, और कभी भी क्योस क्रिएट ना हो। ये सब टास्क जो है मैनेजमेंट परफॉर्म करता है।
यानी कि आप मैनेजमेंट को देख तो नहीं सकते इन सब टास्क के साथ, लेकिन मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, क्योस क्रिएट नहीं हो रहा है, चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रेजेंट है, मैनेजमेंट अपना काम इफेक्टिवली कर रहा है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जो बिजनेस मैनेजमेंट होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं, वो एक तो वर्क जो मैनेज ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है उसको मैनेज करते हैं, दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनको मैनेज करते हैं, और तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का प्रोसेस है, तरीका है, उसको मैनेज करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, और उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी मैनेजमेंट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को ब्रॉडली 3 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होता है। पहला, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, जो कि हैं सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्निंग प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो बिजनेस के ऑब्लिगेशंस हैं सोसाइटी की तरफ। एंड तीसरा और फाइनल ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनका सिंपल टर्म से मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए और अचीव करने के लिए। किसी भी बिजनेस में बहुत सारे तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि किसी बिजनेस में बहुत सारी पार्टीज रिलेटेड होती हैं, जैसे कि उनके सप्लायर्स होते हैं, बिजनेस के कस्टमर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो बिजनेस का ऑब्लिगेशन है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी पार्टीज हैं उन सब की नीड्स, वांट्स और डिमांड्स को टाइमली फुलफिल करे। जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का सिंपल टर्म से मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो मार्केट में सर्वाइव करे। अब कोई भी बिजनेस सिर्फ सर्वाइवल मोड पर लंबे टाइम तक, यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसकी नहीं हो सकती। इसीलिए बिजनेस का सेकंड ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो प्रॉफिट अर्न करे। एंड आफ्टर स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट, दे हैव टू डाइवर्सिफाई देयर ऑपरेशंस। उनको अलग अलग जगह अपने बिजनेसेस को सेटअप करना चाहिए, साथ ही उनको अलग फील्ड्स में भी ऑपरेट करना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि वो डायनेमिक एनवायरनमेंट को टैकल कर सकें। ये हो सकता है कि किसी एक सेक्टर में कभी डाउनफॉल आए, उसमें कभी पीक डिमांड हो, तो बिजनेसेस को, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस कर सके और ऑर्गेनाइजेशन पर किसी भी चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए उसे अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ग्रोथ एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की, सोशल ऑब्जेक्टिव की। एक बिजनेस जो है एक सोसाइटी में ऑपरेट करता है। कोई भी बिजनेस अपने सारे इनपुट्स सोसाइटी से ही लेता है, और जो वो प्रोड्यूस करता है, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, उन्हें सोसाइटी को ही प्रोवाइड करता है। तो जब एक बिजनेस एक सोसाइटी में ही ऑपरेट कर रहा है, तो उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं सोसाइटी की तरफ, जैसे कि बिजनेस हैज़ टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड सेक्शंस। इसके लिए बिजनेस क्या कर सकता है, वो अपने प्लांट्स जो है एक बैकवर्ड एरिया में सेटअप कर सकता है। आप लोगों ने गवर्नमेंट की स्कीम सुनी होंगी, जहाँ पे गवर्नमेंट अगर कोई बिजनेस अपना प्लांट या अपनी फैक्ट्री बैकवर्ड एरिया में सेटअप करना चाहे, तो उसके लिए गवर्नमेंट उसे इंसेंटिवाइज करती है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि बिजनेसेस ऐसे एरियाज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पर बैकवर्डनेस है, जहाँ पर लोगों की अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। उसके अलावा बिजनेसेस सोसाइटी में थ्रू डोनेशंस, थ्रू एनजीओज भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, जैसे कि महिंद्रा ग्रुप, टाटा ग्रुप,
इन लोगों ने अपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट कर रखे हैं, ये लोग स्कूल्स में डोनेशन करते हैं, इनके अपने स्कूल्स भी हैं जिसमें ये बच्चों को मिनिमल कॉस्ट में, एक अफोर्डेबल कॉस्ट में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड एंड द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमने ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि एक बिजनेस बहुत सारे डाइवर्स इंडिविजुअल्स से बनता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स ही काम करते हैं और हर इंडिविजुअल के कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उसके पीछे हो सकता है हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो कि यहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, या यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, जो वर्क एनवायरनमेंट है वो अच्छा है, या यहाँ पर कलीग्स ज़्यादा अच्छे हैं, या यहाँ पर ग्रोथ का पर्सपेक्टिव ज़्यादा अच्छा है। तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखे, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को तो ध्यान रखे ही, साथ ही जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके ऑब्जेक्टिव्स को, उनकी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट के बारे में अभी तक पढ़ ली हैं, अब हम ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट क्यों हैं। ये चीज़ मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के टाइम भी बताई थी कि मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट जो है वो एक बिजनेस की लाइफलाइन की तरह है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन में 100% क्योस क्रिएट होगा, कोई भी चीज़ टाइमली कंप्लीट नहीं होगी, इफ़ेक्टिवनेस एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी और फाइनली बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जाएगा और बिजनेस क्लोज भी हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके कुछ गोल्स होते हैं और जो बिजनेस की मैनेजमेंट है उसका एम होता है, और जो बिजनेस की मैनेजमेंट है उसका एम होता है कि वो उन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट चीज़ों को टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव वे में कंप्लीट करने में हेल्प करता है, यानी कि मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करता है। टॉकिंग अबाउट द थर्ड इम्पॉर्टेंस, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये पढ़ा कि एक बिजनेस एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट खुद फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए, और जब लीडर किसी भी ग्रुप का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब लीडर फ्लेक्सिबल हो, अडेप्टेबल हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हो उसके पास, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ज़्यादा सेफ फील करते हैं और ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं चेंजेस के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ इम्पॉर्टेंस, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमने जस्ट पहले बात करी कि मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में किस तरीके से हेल्प करता है। मैनेजमेंट की इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ की जो भी नीड्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ की वांट्स हैं, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन की जाएं, ताकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ साइमल्टेनियसली फुलफिल होते हैं। लास्ट इम्पॉर्टेंस इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कोई भी बिजनेस जब ऑपरेट करता है सोसाइटी में तो वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि वो सोसाइटी फीडबैक ले, सोसाइटी के लिए काम करे, ताकि सोसाइटी के लिए काम करने से उसकी एक तो ब्रांड इमेज अच्छी बनती है, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, उस बिज़नेस को, उस बिज़नेस मॉडल को रिकग्नाइज़ करते हैं और उस बिज़नेस के गुड्स ज़्यादा परचेज़ करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं टाटा ग्रुप की, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी। टाटा ग्रुप के बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं। टाटा ग्रुप सबसे ज़्यादा डोनेशन करता है सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए, और इसीलिए लोगों का टाटा ग्रुप पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है।
तो यानी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि मैनेजमेंट सोसाइटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। रीज़न, यहाँ पर हम ये एनालाइज करेंगे या यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट है क्या। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, या एक आर्ट है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। आपने सुना होगा कि मैनेजमेंट रोल्स में जाने के लिए हमें एमबीए करनी पड़ती है। एमबीए एक कोर्स है जो कि बिजनेस स्कूल्स में कराया जाता है, और एमबीए करने के बाद आप लोग मैनेजमेंट रोल्स में जा सकते हैं। तो यानी कुछ लोग कहेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कला है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। अगर आपके हो, कुछ लोग कहेंगे कि मैनेजमेंट बॉर्न लीडर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो बॉर्न लीडर्स होते हैं, मैनेजमेंट की स्किल को सीखा नहीं जा सकता। कुछ लोग कहेंगे कि मैनेजमेंट के इफेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट फिक्स्ड होती है। तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि मैनेजमेंट आखिर है क्या, मैनेजमेंट क्या एक साइंस है, आर्ट है, या प्रोफेशन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के बारे में। तो यहाँ से पढ़ते हैं। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। यानी कि साइंस जो है एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की, जो कि फैक्ट्स पर बेस्ड है। अब साइंस के फीचर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला फीचर्स है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है, उसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपनी थियरीज होती हैं। तो यस, ये फीचर मैनेजमेंट पर भी एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट की अपनी थियरीज हैं, मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल्स हैं। हम आगे पढ़ेंगे भी मिस्टर एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड फैक्टर जो है वो है मैनेज इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो हाँ, ये फैक्ट, ये जो फीचर है साइंस का, ये मैनेजमेंट पर भी एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है। आज जो मैनेजमेंट सिस्टम है, आज जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो आज से 10 साल पहले नहीं था। इंडिया जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था, उस पॉइंट पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स कुछ और थे, और आज की डेट में 2024 में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स कुछ और हैं। आज वाइड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में जहाँ पर लोअर लेवल और मिडिल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। जबकि 1990s के टाइम पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रेवलेंट थे जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट के पास मैक्सिमम पावर हुआ करती थी। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड फीचर, यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसका मतलब ये है कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, साइंस की जो थियरीज हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है पूरी दुनिया में। अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर से गिराएंगे तो वो नीचे ही आएगी। ये चीज़ पूरी दुनिया के हर कोने में एप्लीकेबल है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता बच्चों। मैनेजमेंट का कोई भी एक प्रिंसिपल, कोई भी एक थियरी हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं हो सकती। यानी कि मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट साइंस तो नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब जो आर्ट है उसके बेसिकली 3 फीचर्स होते हैं। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और तीसरा प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्ट होती है उसके लिए कुछ थियोरेटिकल नॉलेज प्री एग्जिस्टेंस में होती है, जैसे कि आर्ट लिटरेचर्स होते हैं हमारे, या कोई पेंटिंग्स अवेलेबल होती हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं। तो ये सब थियोरेटिकल नॉलेज है जो पहले से ही एग्जिस्ट होती है। दूसरा, आर्ट के जो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। हर इंडिविजुअल की आर्ट डिफरेंट होती है। मैं हूँ, आप है, अगर हम एक ही चीज़ को ड्रॉ भी करने जाएंगे ना, तो मैं अलग तरीके से ड्रॉ करूँगा, आप लोग अलग तरीके से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोगों के परसेप्शंस डिफरेंट हैं, हम लोगों की एप्लीकेशन डिफरेंट है, हम लोग अलग,
हर एक इंडिविजुअल एक अलग तरीके से सोचता है। एंड कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कोई भी आर्ट हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से और क्रिएटिव माइंडसेट से सीख सकते हैं। जो भी आर्ट होती है वो एक प्रैक्टिकल चीज़ होती है। बेशक उसमें कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज पहले से एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो उसके एप्लीकेशन है वो आप अपने क्रिएटिव माइंड के साथ ही करेंगे। अब ये मैनेजमेंट से किस तरीके से लिंक्ड है? मैनेजमेंट में कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज पहले से एग्जिस्ट है, जो पहले मैनेजर्स रह चुके हैं उन्होंने अपने अपने फंडाज, अपने अपने प्रिंसिपल्स, थियरीज दिए हैं, लेकिन जो वो थियरीज हैं वो आज की डेट में एज इट इज़ सेम टू सेम एप्लीकेबल नहीं हो सकती। उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। यानी कि हम कह सकते हैं यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट बट नॉट एग्जैक्टली एन आर्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट प्रोफेशन। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कंप्लीटली प्रोफेशन भी नहीं है? तो उसके पीछे के मैं कुछ रीजंस बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जो प्रोफेशन होता है, यानी जो डॉक्टर्स, सीए, लॉयर्स होते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। रीज़न, इसके स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, एक पूरा करिकुलम होता है, एक कोर्स होता है। जब आप उसको पास कर लेते हैं और आप अपनी डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद ही आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकल एसोसिएशन से लिंक्ड होते हैं, जितने भी लॉयर्स होते हैं वो बार काउंसिल से अटैच होते हैं। यानी इनको मैंडेटरी है उस इंस्टीट्यूशन का, उस एसोसिएशन की मेंबरशिप लेना, अगर इन्हें अपना प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना है। लेकिन ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट में नहीं होती। हाँ, मैनेजमेंट एसोसिएशंस भी प्रेजेंट हैं इंडिया में, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप उन एसोसिएशंस को ज्वाइन करें अगर आप मैनेजर हैं। सिमिलरली, मैनेजर बनने के लिए या मैनेजमेंट के लिए या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप चाहें तो आप अपना बिजनेस आज भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन कुछ रीजंस की वजह से हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एग्जैक्ट प्रोफेशन भी नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो किसी भी मैनेजमेंट के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन तीनों मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं और आखिर इनका क्या रोल है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट, its main job is to establish mission and goals as well as the general operating policies of the organization. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका बेसिक गोल क्या होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का ब्रॉड स्ट्रक्चर, उसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो बोर्ड है उसने ये डिसाइड किया कि इस साल हमें 5% नेट प्रॉफिट का टारगेट अचीव करना है। लास्ट ईयर हमारा नेट प्रॉफिट जो था वो 4% था, इस साल हमें 5% को अचीव करना है। तो ये एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है। अब इसको किस तरीके से अचीव करना है, इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ये पॉलिसीज आगे मिडल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाएंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बेसिकली जो कंपनी के चेयरमैन हैं, सी सूट है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ये लोग आते हैं। बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो इट्स मेन जॉब is to establish mission and goals as well as the general operating policies of the organization. Additionally, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच एज अ लिंक भी काम करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम सेम होता है। एक बार टॉप लेवल ने ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर दिया तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उस ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के अराउंड कुछ जनरल पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बनाएगा। साथ ही साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है, यानी कि जो मैनेजर्स हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वो लोग टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उन दोनों के बीच एज अ लिंक, एज अ कनेक्शन काम करेंगे। जो मिडिल टॉप लेवल से इंफॉर्मेशन आ रही है
उसको लोअर लेवल तक कन्वे करना और लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो भी डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, उन्हें टॉप मैनेजमेंट तक कन्वे करना, ये रोल है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नाउ कमिंग फाइनली टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, या जिसे हम सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, तो ये बेसिकली डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कंसर्न्ड होते हैं, जैसे कि टीम लीड के रोल हो गए या फैक्ट्री सुपरवाइजर्स हो गए। ये लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, लेकिन ये डेली टास्क्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग कभी मार्केटिंग टीम को लीड कर रहे हैं या प्रोडक्शन टीम को लीड कर रहे हैं, फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, तो इनके एग्जाम्पल होते हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन, टीम लीड्स एट्सेट्रा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये 5 फंक्शंस मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करे थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये फंक्शंस, ये जो 5 फंक्शंस हैं, ये मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट हैं और इन्हें इसी सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है। एंड आफ्टर कंट्रोलिंग वी हैव टू अगेन कम टू प्लानिंग। अभी इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इनको इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। हम हर एक फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, इन पे पूरा पूरा चैप्टर है। बेसिक मैंने आपको बता दिया है, मतलब आपको इन टर्म्स का पता है। आगे जब हम बढ़ेंगे, इनके चैप्टर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन सब टॉपिक्स के चैप्टर्स आगे आएंगे तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now students, let's start a last topic of the day, that is coordination. Now what is coordination and why coordination is known as the essence of management? तो सबसे पहले coordination की definition पढ़ते हैं। Coordination is the process by which a manager synchronizes the activities of different departments। यानी कि कोऑर्डिनेशन भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है वो एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करती है, उसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। बेसिकली कोऑर्डिनेशन को कुछ लोग एक सेपरेट फंक्शन कंसिडर करते हैं, लेकिन ये गलत है। कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक थ्रेड है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रन करता है ताकि उसको एक साथ टाई कर सके, इंटीग्रेट कर सके और उनको यूनिफाई कर सके। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेसेस, फंक्शंस, डिपार्टमेंट्स सबको यूनिफाई कर सके। यानी कि कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ कॉमन थ्रेड that runs through all activities such as purchase, production, sales, finance to ensure continuity in the working of the organization, hence known as the essence of management। जो अभी मैंने आप लोगों से कहा कि कोऑर्डिनेशन जो है एक थ्रेड है, एक ऐसा धागा है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रन करता है। ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, मार्केटिंग से लेकर फाइनेंस तक, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस तक, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक लेवल को, हर एक इंडिविजुअल को आपस में टाई करता है, आपस में बांधता है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाता है। और इसीलिए कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी कि कोई भी टास्क करना है आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लो, या आप इस टीचर से कोऑर्डिनेट कर लो, अपने कलीग से कोऑर्डिनेट कर लो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन का, हर टास्क का बेसिक एसेंस है। जब तक आप चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, आप लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, आप तब तक किसी भी काम को, किसी भी टास्क को इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन का आखिर इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस जो है कोऑर्डिनेशन का वो है ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो होती जाती है तो उसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो भी टाइम टू टाइम बढ़ते चले जाते हैं। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे, तो एक पॉइंट पर
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाता है कि बिना कोऑर्डिनेशन के इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है कि वो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सके, सब लोगों को आपस में इंटरलिंक कर सके और चीज़ों को स्मूथली रन कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में क्योस क्रिएट ना हो। Now talking about the second importance is functional differentiation. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिविजन्स में डिवाइड किए जाते हैं, जैसे कि फाइनेंस में, प्रोडक्शन में, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। और हर एक डिपार्टमेंट के अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि उन्हें कंपनी की सेल्स को मैक्सिमाइज करना है। वहीं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि उन्हें इफेक्टिव और जो एफिशिएंट ह्यूमन टैलेंट मार्केट में अवेलेबल है उसको रिक्रूट करना है, ताकि कंपनी के टास्क स्मूथली अचीव हो सके। अब इन सब में क्या होता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे तो मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एम है कि वो कंपनी की सेल्स को 10% इंक्रीज करे और उसके लिए वो डिस्काउंट्स ऑफर करना चाहती है। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अगर हम डिस्काउंट्स देंगे तो कंपनी के फाइनेंसेस को लॉस होगा, कंपनी घाटे में भी जा सकती है और ये कंपनी के फाइनेंसेस को लेके सूटेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो इस जो डिफरेंसेस हैं दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच या जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको रिजॉल्व करने में भी हेल्प करता है। नाउ द थर्ड थिंग इज स्पेशलाइजेशन। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अचीव करने के लिए स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं वो हाईली इफेक्टिव होते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, और वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक से ज़्यादा स्पेशलिस्ट होंगे तो हर कोई अपना ओपिनियन देगा, उनके अपने वैल्यूज़ होंगे, अपने जजमेंट्स होंगे, जिस वजह से उन स्पेशलाइज्ड पीपल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन ही हेल्पफुल है। नाउ कमिंग टू द फाइनल टॉपिक ऑफ द डे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या ट्रेट्स क्या हैं? तो सबसे पहला है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। हमने अभी पढ़ा कि जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड पर्सन्स हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको आपस में टाई करता है एक कॉमन थ्रेड के थ्रू। तो इंटीग्रेशन जो है वो ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। सेकेंड थिंग इज यूनिटी ऑफ एक्शन। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया गया है, उनको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाया गया है, तो उसको यूनिटी ऑफ एक्शन कहते हैं। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है वो हर इंडिविजुअल के, जो डाइवर्स इंडिविजुअल्स हैं, उनके एफर्ट्स को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ डाइवर्ट करता है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर जाता है, और उनका हर एक एक्शन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए होता है। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लाइकवाइज मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आउट द लाइफ टाइम कोऑर्डिनेशन इज मस्ट, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्योस क्रिएट हो सकता है, टास्क टाइमली कंप्लीट नहीं हो सकते, ऑर्गेनाइजेशन डाउनफॉल में जा सकता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज important and hence coordination is a continuous process. Now fourth characteristic is pervasive function. कोऑर्डिनेशन जो है एक pervasive function है।
कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट में ज़रूरी है, हर मैनेजमेंट लेवल पे ज़रूरी है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं बल्कि हर इंडिविजुअल के बीच भी होना ज़रूरी है। अगर दो दोस्त एक ग्रुप में काम कर रहे हैं किसी ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए, तो उन दोनों के बीच भी कोऑर्डिनेशन होना इम्पॉर्टेंट है अगर उन्हें टाइमली एफिशिएंटली उस टास्क को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। Now, the final characteristic of coordination is responsibility of all. ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिपार्टमेंट तो कोऑर्डिनेट करना चाह रहा है लेकिन दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, फिर भी कोऑर्डिनेशन अचीव होगा। कोऑर्डिनेशन तभी अचीव होगा जब हर एक इंडिविजुअल, हर एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेट करना चाहेगा, कोऑर्डिनेशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिकेट करेगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगता है कि सर हमें इस तरीके से पढ़ाइए ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आए, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। आप लोगों के कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है मेरे पढ़ाने के स्टाइल पर या किसी भी चीज़ पर, तो आप दे सकते हैं। एवरी फीडबैक इज़ वेलकम। साथ ही आप लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे शेड्यूल आ चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप डाउट्स के लिए ओपन कर दिया गया है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट आने शुरू हो चुके हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ाई कीजिए। एंड थैंक यू ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द।